हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा 13। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपन। अब बात यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की है। किसकी है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये भी आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, है ना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। ठीक है। कार्यपालिका। ठीक है। अब हमें कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। आपको मैंने कल इसके बारे में हिंट किया था कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका वो होती है जो राज्य में कानून बनाए गए हैं, राज्य में जो कानून बनाए गए हैं उन कानून का इंप्लीमेंटेशन करे, है ना। जो कानून या लॉ लेजिस्लेचर बनाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, उनका इंप्लीमेंटेशन करने वाली, उनका क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, वो है आपका कार्यपालिका। पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में, समझते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है, एग्जीक्यूटिव होती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया मीनिंग, है ना। ये क्या करते हैं? टू इंप्लीमेंट दी लॉ। इनका जो फंक्शन होता है वो होता है लॉ का इंप्लीमेंटेशन करना, है ना। ये करते हैं टू इनका फंक्शन है टू इंप्लीमेंट दी लॉ। ठीक, इसलिए ये जरूरी है। अब ये कौन कौन सी होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास मध्य प्रदेश की एग्जीक्यूटिव की अगर अपन बात करें या किसी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं टेम्पररी, एक अपन क्या बोल सकते हैं? टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब आप जानते हैं, इसको अपन बोलेंगे अस्थाई। इसको आप क्या कहेंगे? अस्थाई टाइप की होती है। ठीक। दूसरी जो होती है वो होती है परमानेंट, है ना। दूसरी जो होती है वो होती है परमानेंट। परमानेंट का मतलब स्थाई। अब ये अस्थाई और स्थाई क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, देश में जितने भी अगर आप पॉलिटिशियन वगैरह की बात करते हैं या जो हमारे मंत्री वगैरह हैं उनकी बात करते हैं, सीएम और उसकी काउंसिल मिनिस्टर की बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो वो सब टेम्परेरी में आ जाते हैं। 5 साल बाद, 5 साल बाद उनको जाना ही है ना। सीएम एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको कल बताया था कि जो ये लोग होते हैं सीएम के करीबी और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब यहां पर अपन बोल रहे हैं मंत्री। मंत्री लिखने के से बजाय अच्छा है कि अपन इसको मुख्यमंत्री और वो लिखें, है ना। एक आपका कौन? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ठीक है ना। तो जितने भी आपके ये जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं सभी, वो सभी लोग और मुख्यमंत्री ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो टेम्पररी टाइप की आपकी जो एग्जीक्यूटिव होती है उसको बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो स्टेट की होती है टेम्पररी इनसे बनती है। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में कौन होता है? तो परमानेंट में होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। बात कर लेते हैं यहां पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब जो सरकारी व्यक्ति होते हैं। जैसे एग्जांपल अपन ले यहां पर, तो अपन बोल सकते हैं आईएएस, है ना। अपन बोल सकते हैं कमिश्नर। ठीक है, अपन बोल सकते हैं पुलिस, एसपी। ठीक, अपन बोल सकते हैं यहां पर एसडीएम। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो हमारे यहां कर कहलाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या कहलाते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया गवर्नर भी इंक्लूड होता है ना, गवर्नर भी इसमें इंक्लूड होता है। अब गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करेंगे अपन यहां से। गवर्नर ऑफ स्टेट क्या होता है? किसी राज्य का राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल यहां से करना है अपन को, समझते हैं।
देखो, गवर्नर के बारे में अगर अपन देखें तो क्वालिफिकेशन है, गवर्नर जो होता है, सबसे पहला पॉइंट, सॉरी, गवर्नर को बोला जाता है एजेंट ऑफ सेंटर, एजेंट ऑफ सेंटर। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा केंद्र होता है, मतलब हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति अपने विवेक से और सरकार के साथ, कई बार है ना सरकार से इनकी वो भी होती है कि सरकार के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, ये एक व्यक्ति का जो नाम है वो नॉमिनेट कर देते हैं और उसको किसी राज्य का गवर्नर बना देते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाता है तो पूरी जो वहां की सरकार है वो गवर्नर के इशारों पर काम करती है, गवर्नर बोलेगा वही काम होगा, गवर्नर से परमिशन लेकर काम करना पड़ती है। तो एक तरीके से अपन ने एजेंट ऑफ सेंटर क्यों बोला, इसको समझिएगा यहां से कि अगर कोई व्यक्ति, सरकार ने किसी को नियुक्त करके भेजा है, अगर गवर्नमेंट ने किसी को नियुक्त करके भेजा है, तो वो किसकी बात मानेगा? जिसने उसको नियुक्त किया है, मतलब वो बात मानने वाला है प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट किसका है? जो सेंटर में सरकार है उसका प्रेसिडेंट है। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं एजेंट ऑफ सेंटर। इसको क्या बोला जाता है? एजेंट ऑफ सेंटर बोला जाता है। पहला पॉइंट यहां से, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि अब चलो ये तो बात हो गई कि सेंटर की तरफ से इसका नाम अपन ने एजेंट रख दिया है, ये एजेंट है सेंटर का, ये ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति जो होता है ना, ये व्यक्ति जो होता है, इसको आप राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? ये राज्य का हमारे संवैधानिक प्रमुख होता है। स्टेट का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति अगर कोई होता है तो गवर्नर होता है। इट इज, या ही इज, ऐसा लिखेंगे, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है क्या ये बात? है ना, गवर्नर जो होता है वो राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है, मुखिया होता है, ठीक। इसीलिए ये जो व्यक्ति होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। पर देखो, आप अभी देखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है अपने यहाँ पर? क्या मंगू भाई, छगन भाई पटेल या शिवराज सिंह चौहान जी? शिवराज सिंह चौहान जी है ना, उनके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि सारी पावर एंजॉय कौन करते हैं? वो खुद करते हैं, डिसीजन वो लेते हैं, राज्यपाल उनकी बात मान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है एक्चुअल में वो होता है हमारा गवर्नर, ठीक। पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में पावर एंजॉय कौन करता है, तो वो करता है हमारे सीएम। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है, बट इनको अपन बोलते हैं कि ये जो होते हैं, बट ही इज नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है? नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि ये केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं? ये केवल नाम मात्र का प्रमुख। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, इसको बोलते हैं कि ये नाम मात्र का प्रमुख होगा। अच्छा, ये बात भी ठीक है, नाम मात्र का प्रमुख होगा। इसका एक वर्ड और है ना, नॉमिनल हेड का मतलब यहां पर बोला जाता है इसको डिफेक्टो। क्या बोलते हैं इसको अपन? डिफेक्टो, सॉरी, इसको बोलते हैं डिजोर, इसको बोलते हैं डिजोर हेड, नाम मात्र का प्रमुख। ठीक है ये बात, है ना। क्योंकि बात यह है कि सीएम जो है ना, वो सीएम अपने हिसाब से ही काम करते हैं, गवर्नर से बात मनवा लेते हैं, बहुत ज्यादा सर के ऊपर पानी चली जाता है तब जाके गवर्नर वहां पर टांग अड़ाता। अदरवाइज जो मेन होता है वो अपने सीएम होते हैं। सही पार्टी, सही जो है पावर का जो यूज करते हैं वो करते हैं अपने यहाँ के सीएम। इसलिए इनको अपन केवल बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। नॉमिनल हेड बोल दीजिए ज्यादा होता है तो। और अगर इसको बहुत ही टेक्निकल टर्म में पूछा जाता है तो ही इज डी जोर हेड ऑफ अवर स्टेट। ठीक है क्या? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये जो होते हैं ये डी जोर हेड होते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बात करें गवर्नर के बारे में, ठीक। तो इसको हमने अभी बताया आपको कि ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया, ही इज फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, ही इज दी फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट। ये राज्य का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। प्रथम व्यक्ति मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर हायरार्की अगर देखें कि किसकी कितनी वैल्यू है, या आपका सबसे पहला व्यक्ति कौन है, सबसे प्रमुख कौन है, मुखिया कौन है, तो वो होता है गवर्नर, है ना। चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। फर्स्ट व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? तो वो गवर्नर होता है। ये कुछ पॉइंट्स है ना, ये इनको याद रखना है आपको गवर्नर के बारे में।
अब एक पॉइंट और यहां से याद रख लेते हैं अपन, इतनी बातें हो गई है तो ठीक। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पहले जब हमारा संविधान लिखा गया ना, समझिएगा पॉइंट यहां पे, हमारा संविधान जब लिखा गया, संविधान में यह बात लिखी गई कि गवर्नर जो होगा वो एक व्यक्ति एक राज्य का ही गवर्नर बनेगा, एक व्यक्ति एक राज्य का ही गवर्नर बनेगा। लेकिन आगे चल के 1956 में, मतलब जब अपना राज्य बना था मध्य प्रदेश, तब की बात कर रहे हैं, 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। वो हुआ था 7वां संविधान संशोधन। ये 7वें संविधान संशोधन में एक बात बोल दी गई थी कि हमारे राज्य के जो गवर्नर हैं वो अब एक से ज्यादा राज्य के गवर्नर भी हो सकते हैं। ठीक है क्या? किसी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है, जैसे आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी रही थी और यूपी की भी रही है ना, एक पैरेलली वो दो जगह की सीएम रही, सॉरी आपका गवर्नर रही। तो एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है विदाउट अ डाउट। पर कब हुआ? ये 7वें संविधान संशोधन के बाद हुआ। अब अगर आपने एक व्यक्ति को दो जगह का कार्यभार दे दिया है, तो क्या उस व्यक्ति को डबल सैलरी मिलेगी? नहीं, उस व्यक्ति को सैलरी बराबर मिलती है, पर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन सा राज्य कितनी सैलरी देगा। मेन गवर्नर वो कहां के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार को बोलेंगे आप ज्यादा पैसा दो, और यूपी गवर्नमेंट को बोलेंगे कम पैसा। रेशियो डिवाइड करेगा प्रेसिडेंट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 1 पर्सन, या यहां पर मैं लिख देता हूं सीधा सीधा, 1 पर्सन कैन होल्ड, या 1 पर्सन कैन बी, शॉर्ट में लिख दूं, 1 पर्सन कैन बी governor of 2 or more states। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के क्या हो सकते हैं? वो गवर्नर हो सकते हैं। ठीक, अब यहां पर यह बात भी ध्यान रखना है कि ये कब हुआ? ये हुआ आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान संशोधन भी कौन से वाला? ये याद रखना, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये है 1956 का। इसके बाद ये प्रोविजन आया था। ठीक है, और सैलरी उसको सिंगल मिलेगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको याद रखना है केवल कि सैलरी जो होगी वो सिंगल एक ही बार लेगा। वो किसके बिहाफ पे, किसके द्वारा डिसाइड की हुई सैलरी लेगा? तो वो डिसाइड करेंगे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो बोल देंगे उतनी ही सैलरी उसको मिलने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। गवर्नर के बाद अब यहां पर क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। ग्वालियर गवर्नर जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बेसिक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो पढ़ते हैं। पहली क्वालिफिकेशन हमेशा वही होती है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का क्या होना चाहिए? सॉरी, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन यहां से याद रखेंगे, मिनिमम एज की क्वालिफिकेशन। मिनिमम एज जो होती है ना, इसकी मिनिमम एज जो होती है वो कितनी है? तो यहां से याद रखना है आपको, मिनिमम एज फॉर दिस पोस्ट इज 35 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, 35 ईयर होना चाहिए एज, है ना, 35 ईयर्स। 35 साल का व्यक्ति ही गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, उससे नीचे का नहीं, है ना। क्वालिफिकेशन में पहला आपने बताया कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा आपने बताया कि उसकी एज जो है वो कितनी होना चाहिए? एटलीस्ट वो 35 ईयर का हो। अब कुछ कंडीशंस भी हैं यहां पर, है ना। ये क्वालिफिकेशन के अलावा अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, इसको यहां पर ऐसे मार्क कर देते हैं, सम कंडीशंस। देखो ठीक है ना, सम कंडीशंस फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर। पहली बात यहां से याद रखना कि कोई भी व्यक्ति गवर्नर तभी बनाया जाएगा, जब वो व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ के पद का मतलब क्या होता है?
मतलब उसको कहीं से सैलरी नहीं मिल रही हो, है ना, तब उस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताएंगे आप कि पहला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो तब उसको गवर्नर बनाया जाता है। तो हम यहां पे बोल रहे हैं ही शुड नॉट बी, he should not be at the post of profit, at the post of profit। मतलब कोई व्यक्ति जो है उसको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के अंडर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, है ना, कोई नेता नहीं होना चाहिए, ये भी बात आती है, या वो उसको सरकार कहीं से सैलरी ना दे रही हो, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो लाभ का पद होता है। ठीक है। चलिए, अब पहली बात तो ये हो गई इनकी जो पहली वो क्वालिफिकेशन कंडीशन है। और कंडीशन समझे क्या, और कंडीशन समझते हैं यहां से। अगली कंडीशन क्या होती है, तो दूसरा याद रखना कि जब उसको गवर्नर बनाया जा रहा है तब वो किसी और गवर्नमेंट की वैकेंसी उस पे नहीं होना चाहिए, पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि वो किसी राज्य में सरकार के अधीन कोई जॉब नहीं कर रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, ये सारी बातें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ his appointment, he should not, he should not hold the membership of, he should not be, ऐसे डायरेक्ट लिख देते ना, इतना लिखने की क्या जरूरत है, he should not be the member of लोकसभा, है ना, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा का नहीं हो सकता है ना। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है वो किसका मेंबर नहीं हो सकता, तो ये व्यक्ति विधानसभा एंड विधान परिषद, और विधान परिषद लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, किसी भी जगह का ये मेंबर नहीं हो सकता। अगर मेंबर होगा तो उसको पहले वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगी, देन उसको वो आप राज्यपाल बना सकते हैं, तब चलेगा, है ना। अगर 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 कोई व्यक्ति उस जगह पर है, उस पोस्ट पर है, तो उस व्यक्ति को आपको पहले वो पोस्ट छुड़वाना पड़ेगी, देन आप उसको क्या बना सकते हो, अब उसको आप बना सकते हैं अपने राज्य का या किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल। ठीक, क्लियर यहां तक बात। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, है ना, और बस। अच्छा, एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, चलो यहीं पर बता देता हूं तो लगे हाथ सारी बातें एक साथ क्लियर होगी। अरे, वो परंपरा क्या है वो समझते हैं थोड़ी सी। याद आ रहा होगा कुछ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन टाइप का आपको, ऐसा सुनने, ऐसा साउंड तो नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, सुनिएगा। ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब हमने जब ये बनाना शुरू किया तो हम ऐसा करते हैं कि, सुनिएगा, जिस राज्य का जो व्यक्ति है ना वो उसी राज्य का गवर्नर नहीं बनेगा। जो व्यक्ति जिस राज्य का है उसी राज्य का उसको गवर्नर नहीं बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है तो ही कैन नॉट बी द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। क्यों, इसके पीछे थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी अपन बात कर सकते हैं अगर करना हो तो। जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है और उसको आपने बना दिया मध्य प्रदेश का ही गवर्नर। अब मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आ रही है और वो स्कीम पास करवाने के लिए गवर्नर के पास जा रही है। गवर्नर उनको साइन कर देगा, लेकिन हो ये रहा था कि पड़ोसी राज्य जो है उससे उसका नुकसान हो रहा था। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अपन ने पास कर दिया, कोई मिनरल से रिलेटेड पास कर दी कोई आपने नई एक स्कीम, तो उससे नुकसान किसका हो रहा था, हमारे पड़ोसी राज्यों का नुकसान हो रहा। और जब पड़ोसी राज्यों का नुकसान होगा तो पड़ोसी राज्य ये बियर थोड़ी करेंगे यार, उनको हम किसी को नुकसान करके किसी एक स्टेट का फायदा नहीं करवा सकते, क्योंकि हमको ओवरऑल देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उस राज्य से बिलोंग नहीं करता, उस राज्य में उसका मूल नागरिक नहीं है, वहां का डोमिसाइल नहीं है वहां का। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनता है, गुजरात का व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनता है, बिहार का व्यक्ति अगर बनता है, तो वो कोई भी ऐसी स्कीम पास नहीं होने देगा जिससे पड़ोसी राज्य को दिक्कत आए। तो हमने केवल ये ट्रेडिशन में रखा है, लेकिन इसको फॉलो करते हैं अपन। ट्रेडिशन में रखा लेकिन फॉलो करते हैं। तो इसको मैं सिंपल शब्दों में लिखूंगा, केवल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो इसको सिंपल शब्दों में लिखता हूं कि
किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य, जैसे नाम एबीसी है ना, का राज्यपाल उसी राज्य का, उसी राज्य कौन सा था, एबीसी का व्यक्ति नहीं हो सकता। समझ गए, मैंने आपको डिटेल कर दिया है, बस खाली शॉर्ट में बता दिया कि राज्य जो है एबीसी कोई एक राज्य है, उसका ही व्यक्ति जो है उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है। सिंपल सी बात, बस ये छोटी सी बात थी। क्वालिफिकेशन की बात में अपन ने क्वालिफिकेशन देखी, फिर उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में इतना अंडरस्टूड है कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, बातें मैंने आपको पहले कल भी बताई थी और वही बात यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास गवर्नर की कुछ बातें हैं, जैसे है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, टेन्योर ऑफ गवर्नर, रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर और ओथ। ठीक, अब यहां पर समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का? आपसे अगर पूछा जाए कि हु अपॉइंट्स गवर्नर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक, यहां से अपन बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा वो बाय प्रेसिडेंट होगा। ठीक, बाय प्रेसिडेंट। ठीक, पहली चीज हो गई यहां पर, इसीलिए तो इसको अपन सेंटर का एजेंट बोल रहे हैं। ये सेंटर का एजेंट इसीलिए क्योंकि ये इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। दूसरा अपने पास है टेन्योर। तो अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का जो टेन्योर लिखा हुआ है इट इज 5 ईयर। ठीक है, गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 5 साल लिखा है, 5 इयर्स लिखा हुआ है। लेकिन अब यहां पर अपन बात करेंगे कि 5 साल तो होता है, क्या 5 साल से ज्यादा हो सकता है? यहां पर बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास जो गवर्नर हैं वो गवर्नर जो हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है, और ये तब तक अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, और 5 साल से ऊपर हो जाएंगे तो भी चलेगा। 2-3 कंडीशन है, मैं आपको इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताता हूं। पहला, आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर, आप आंसर करेंगे अगर ऑप्शन में 2, 4, 5, 6 साल ऐसे ऑप्शन होते हैं, आपका आंसर होगा 5 साल। दूसरा, अगर आपका ये ऑप्शन घुमा के आते हैं, पहला ऑप्शन होता है इट कैन बी 5 ईयर, पहला ऑप्शन है कि इट इज 5 ईयर, ऐसा लिखा, इट कैन बी नहीं, इट इज 5 ईयर। दूसरा, इट कैन होल्ड या ही कैन होल्ड द पोस्ट अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक चाहे। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया कि ही कैन ओनली एक्ट वंस एज ए गवर्नर ऑफ अ स्टेट, मतलब ये एक राज्य का केवल एक बार राज्यपाल बन सकता है, दोबारा नहीं बनेगा। तो ये बात गलत हो जाएगी इस ऑप्शन में। तो पहले 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक तो आपने बोला कि उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 साल का। गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो कितने का होता है, 5 साल का होता है। अब 5 साल कैसे पूरे हो ये भी मैं आपको बताता हूं। गवर्नर बनाया गया मध्य प्रदेश का, इनिशियली आपने गवर्नर बनाए एक मध्य प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल मान लीजिए, लेकिन कुछ समय बाद आपने उनको यूपी का गवर्नर बना दिया। अब आपने यहां पर मध्य प्रदेश में गवर्नर बनाया, 2 साल यहां पर गवर्नर रही, लेकिन उसके बाद आपने यूपी ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पर उनका टेन्योर 3 साल का रहेगा और उसके बाद वो गवर्नर रिटायर हो जाएंगी या उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब कार्यकाल खत्म होगा तो क्या होगा, क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? आंसर है यस। आप अगर चाहें तो गवर्नर को रीअपॉइंट कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? नो लिमिट। यहां पर कोई लिमिट नहीं होती गवर्नर के अपॉइंटमेंट की। तो पहली चीज, कार्यकाल 5 साल का। अलग अलग राज्यों में मिलकर ये 5 साल हो सकते हैं, एक राज्य में भी ये 5 साल हो सकते हैं। दोनों फैक्ट हैं, अलग अलग राज्यों के 5 साल या एक राज्य के 5 साल। क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? डेफिनेटली इनको अपन रीअपॉइंट कर सकते हैं। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं, बड़े ईमानदारी से समझिएगा। पहला आपको मैं बोल रहा हूं, टेन्योर जो है 5 ईयर है ना, और 5 ईयर जो टेन्योर है इसमें अपन लिखेंगे इट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 और मोर स्टेट्स। ये जो 5 साल है ये एक राज्य में रह के पूरे करो या एक से ज्यादा राज्य में रह के पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा यहां से पॉइंट आप याद रखेंगे
गवर्नर के बारे में कि इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति होता है ये कब तक काम कर सकता है, तो ही कैन होल्ड द पोस्ट अंटिल, या अंटिल लिखने से बेटर टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने दिन प्रेसिडेंट चाहेंगे उतने दिन ये व्यक्ति अपनी पोस्ट पर रह सकता है। तीसरा पॉइंट यहां से एक और इसी के बारे में याद रखेंगे अपन। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि ही कैन बी रीअपॉइंटेड, he can reappointed। ठीक है ना? इसको ही कैन रीअपॉइंट लिखना ज्यादा बेटर होगा ना, रीअपॉइंटेड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ही कैन रीअपॉइंट। सॉरी बाय कौन रीअपॉइंट करता है? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ही कैन रीअपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? चलो इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं इनके रेजिग्नेशन की। अंकल रेजिग्नेशन किसको दोगे? जिनने इनको लाया है, जो इनको लेकर आए उन्हीं को आप इनका रेजिग्नेशन दिलवा दो। तो टू प्रेसिडेंट, है ना? अब अंकल के ओथ की बात करते हैं, मतलब शपथ। अंकल को शपथ जो दिलवाते हैं वो होते हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक, उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको क्या करते हैं? दिलवाते हैं शपथ। ठीक, इतनी बातें गवर्नर के बारे में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चल ओके, अब आते हैं अपने पास गवर्नर के कुछ आर्टिकल्स, है ना? यहां पर अपन बात करने वाले हैं गवर्नर के आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल कहां से कहां तक? तो आर्टिकल आप देखेंगे 153 से लगाकर, है ना? इन जनरल अगर अपन बात करें तो अपन यहां पर 153 से बात कर रहे हैं और यहां पर 162 तक लिखे हैं। ठीक है, 152 से लिखे तो 152 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अपने पास 152 से 162 जो है ये आर्टिकल दिए हुए हैं। देखो समझिएगा बात ध्यान से, ये पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। पता है कि आर्टिकल कौन से हैं? ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 152 मैंने कल आपको यहां पर समझा दिया था, जब पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि आर्टिकल 152 में ना स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्टिकल 152 में स्टेट की डेफिनेशन है और ये बात अपनी कल हो चुकी थी। बोला ही था मैंने आपको, स्टेट की डेफिनेशन के बारे में लिखा है ऐसा कि राज्य क्या होगा। अब अपन को जो समझना है वो यहां से ये समझना है कि गवर्नर के जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं। आर्टिकल 153 में लिखा है गवर्नर ऑफ द स्टेट या गवर्नर ऑफ स्टेट।
स्टेट्स। गवर्नर्स ऑफ स्टेट लिखने का मतलब क्या हो जाता है, इसका सेंस समझिएगा। यहां से वो ये बताना चाह रहे हैं कि द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट कैन नेवर बी वैकेंट। कभी भी राज्यपाल की सीट मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में खाली नहीं हो सकती है। लिख दिया मतलब लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर ऑफ स्टेट होना ही चाहिए, हर समय होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। पहली बात तो यहां पे मैं लिख देता हूं, लिखा है राज्य का राज्यपाल। ये क्या लिखा है, राज्य का राज्यपाल। मतलब हमेशा, या इसको डायरेक्टली अगर अपन बोलें कि राज्यपाल का राज्यपाल का पद राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं हो सकता, खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रहेगा मतलब वेकेंट नहीं होगा, है ना। ये खाली नहीं रहेगा मतलब वेकेंट नहीं होगा। मान लो कि राज्यपाल को कुछ हो गया, ठीक, राज्यपाल को कुछ हो गया, सडन डेथ हो गई किसी कारणवश, या रेजिग्नेशन दे दिया अचानक, या फिर और कोई ऐसा ऐसा आप ट्रेजेडी समझ लीजिए, या राज्यपाल अभी नहीं है फिलहाल में, तब क्या करोगे। तब यहां से याद रखना है कि उस समय उस राज्य में तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई राज्यपाल चाहिए। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको बोल देते हैं राज्यपाल का पद संभालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बात, कि जब आपके राज्यपाल नहीं होते हैं तो तत्काल प्रभाव से, जैसे एक व्यक्ति है अपने यहां पर, अपने राज्यपाल रहे हैं लाल लाल नाम याद नहीं आ रहा है उनका यार, अभी अभी रिसेंटली थे, लालजी टंडन। लालजी टंडन जी जो हैं वो बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे तो उनकी जगह, पता था कि बीमार है अब और बहुत ज्यादा ही बीमार थे, बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है, तो उनकी जगह पे हमने दूसरे गवर्नर को रख दिया था। कार्यवाहक ही थे शुरुआत में वो दूसरे गवर्नर, पर हाँ हमने उनको टेम्परेरी भी पर रखा जरूर। तो याद रखना कि अगर कभी गलती से कहीं कुछ हो जाए, ये तो बीमार थे तो पता चल गया कि चलो है तो सही, अभी गवर्नर तो है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उस समय उस इंस्टेंट पे आपको गवर्नर का पोस्ट चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो उस समय, है ना, तत्काल की स्थिति में, यहां पर मैं लिख देता हूं हिंदी में कि अगर आपकी इमरजेंसी है, तत्काल की स्थिति है, तो तत्काल की स्थिति में जो होते हैं वो कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं हमारी जो उच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के जो अपने, उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है क्या, कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, उनको आप बनाते हैं मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य का राज्यपाल। ठीक है ये बात, है ना। तत्काल की स्थिति में कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं किसी राज्य की हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो। ठीक, फिर उनके बाद दूसरे बना देते हैं, पर ठीक है। आर्टिकल नंबर 152 ये बोल रहा है। आर्टिकल 153 की बात करते हैं। आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर, सॉरी 153 में आपका ये लिखा है ना, 153 में, 152 में तो डेफिनेशन है, 153 में आपके बारे में, गवर्नर के बारे में लिखा है, स्टेट का गवर्नर होगा। 154 में लिखा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, 154 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती जितनी भी आपकी कार्यपालिका शक्ति हैं वो इसके पास होती हैं, और ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। पूरी कार्यपालिका जितनी भी आपकी है ना, जो आपकी टेम्परेरी परमानेंट आपने बनाई है, जिसमें सीएम, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन सभी के ऊपर सुपीरियर जो व्यक्ति होता है वो अपना होता है ये गवर्नर। ठीक है, सारी पावर इसके पास होती है। ठीक है यहां तक, तो अपन बोल देंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास होगी, हमारे गवर्नर के पास होगी। नेक्स्ट अपने पास है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। कितने साल के लिए, 5-5 साल के लिए बनता है, 5-5 साल के लिए बनता है। तो 155 जो लिखा है इसमें याद रखना, 5-5 मतलब वो 5-5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। लिखा है 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखो इसके ऑफिस का टर्म कितना होगा ये उसके अगले से लिखा है। अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, प्रेसिडेंट करते हैं, ये बात लिखी हुई है 55 में। उसके अगले में लिखा है कि उसका टर्म कितना होगा, तो 56 में। फिर लिखा है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर 157। सारी चीजें जो आप पढ़ के आए हैं अभी रिसेंटली, ये अपॉइंटमेंट, टर्म्स, रेजिग्नेशन, ओथ, मैंने पहले समझा दी, और ये सारी बातें यहां पर लिखी है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टर्म कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारे आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। देन आपका कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर ऑफिस की कंडीशन क्या होगी,
ये आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखेंगे, केवल आप नाम से याद रखें इनको, मेरा ये कहना है बस। ज्यादा आपको पॉलिटी में अभी नहीं जाना है, इतनी डीप में पॉलिटी ऐसे नहीं आएगी कि ये बताओ इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे उसके ऊपर, ऐसे नहीं आता है। बस आप इतना याद रखो कि ये आर्टिकल्स में लिखा क्या हुआ है। 158 में लिखा है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस। 159 में लिखा है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर, मत बाय द गवर्नर, ये इसकी शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात कर रहा है। फिर लिखा 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन दी सर्टेन कंटीजेंसीज, कुछ ऐसी कंडीशंस में उसके फंक्शंस उसको डिस्चार्ज करना। 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, इसका मतलब होता है क्षमादान। इसका मतलब क्या होता है? क्षमादान। इसके पास, गवर्नर के पास क्षमादान की शक्ति होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के पास होती है ना। इसके पास कैसी शक्ति होती है? क्षमादान की शक्ति होती है। क्षमादान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने सजा सुना दी है, किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने सजा सुना दी है, तो उस व्यक्ति की सजा को ये गवर्नर जो होता है वो थोड़ी कम कर सकता है ना। मृत्युदंड कभी माफ नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। क्षमादान की शक्ति में एक आता है मृत्युदंड, जो फांसी की सजा हो जाती है, उसको रोक केवल राष्ट्रपति सकता है। हमारे देश में किसी कोर्ट द्वारा अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई है, मृत्युदंड दे दिया गया है, तो उसके रोकने की पावर केवल और केवल एक व्यक्ति के पास है, और वो है प्रेसिडेंट। अगर किसी व्यक्ति को एक सजा सुनाई है कि 20 साल की सजा है सश्रम कारावास, तो ये जो गवर्नर होता है इसको 10 साल सश्रम कारावास, 15 साल सश्रम कारावास, या फिर 20 साल विदाउट श्रम कारावास, ऐसे कुछ कर सकता है। इसको क्षमादान कहते हैं, ठीक है। और क्या करता है? एंड टू सस्पेंड, रिमिट और इम्यूट सेंटेंस इन दी सर्टेन केसेस, तो ये है, ठीक है। आप इसको पार्डन की पावर याद रखें। 162 में लिखा है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कि जो हमारे राज्य है उस राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका एक्सटेंट क्या है, कहां तक है एक्सटेंट, वो लिखा हुआ है बस। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। पार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पावर ऑफ ग्रांट पार्डन। दूसरा आपका ओथ एंड अफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ के जो ये चार लिखे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके चारों के चारों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला वाला तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पहले वाले में तो कुछ क्या ही लिखा है, पहले वाले में तो डेफिनेशन लिखी, वो तो फालतू का ही लिखा हुआ है। तो इसके बाद के ये चार पांच जो आपके पास लिखे हुए हैं गवर्नर के बारे में, जो अपन ने पढ़ भी लिया है ऑलरेडी, तो इसको बस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अपना, अब अपन पावर्स की बात करेंगे, है ना, दिख रहा है। ठीक, गवर्नर की पावर की बात करते हैं। थोड़ा अच्छा है ये पॉइंट, समझेंगे, इसीलिए इसको मैंने डायरेक्टली ले लिया। देखो, पहला पावर की बात करें तो ये क्षमादान की शक्ति, इसकी क्षमादान की शक्ति, ठीक, पहला हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पे, एक मिनट, दूसरे नंबर पे बात है ही अपॉइंट सीएम ऑफ स्टेट एंड सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे कोई पूछे सीएम कौन बनाता है, तो जनरली सीएम बनाने के मामले में हमको नाम याद आता है कि यार विधायक होंगे वो सीएम बनाएंगे, पर उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नर करता है। जैसे एक सीएम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव होने वाले, 2023 में चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जो भी पार्टी बहुमत में होगी, जो पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, जो पार्टी ज्यादा मतलब सत्ता में आएगी, जिसके पास पार्टी में बहुमत है, वो उसका क्या होगा? वो पार्टी अपने विधायक जो होते हैं उन विधायकों को बोलेगी, मतलब विधायक जो होते हैं सभी वो लोग ग्रुप बनाकर गवर्नर के पास ये संदेश भेजते हैं, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें इस व्यक्ति को हमारा लीडर चुनना है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आपका गवर्नर जो है उस बात को क्रॉस वेरीफाई करता है। गवर्नर जो है उस बात के लिए राज्य में विधानसभा में आकर वहां पर उसको फ्लोर टेस्ट करवाता है कि क्या ये व्यक्ति सच में बहुमत के साथ है। बहुमत मतलब मैंने कल आपको थोड़ा सा समझाया भी था कि मध्य प्रदेश में अभी टोटल जो सीट्स हैं वो 230 है ना, 230 सीट है। तो 230 का आधा 115 बन रहा है प्लस 1। अगर 116 सीट किसी पार्टी के पास है अभी फिलहाल में जीती हुई, मध्य प्रदेश में अगर 116 सीट जीत ली है किसी पार्टी ने, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस राज्य में जो है क्या होने वाला है, उस पार्टी की सरकार बनने वाली है। विधायक बोलेंगे, विधायक फिर हाँ कर देंगे, तो गवर्नर अपॉइंट करता है हमारे सीएम को। कोई दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? गवर्नर के थ्रू होता है। दूसरा क्वेश्चन,
चीफ मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से? आंसर है इनडायरेक्ट मेथड से। तीसरा क्वेश्चन, हु अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, तो ये गवर्नर हो गया। चौथा क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो फिर से गवर्नर हो गया। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक गवर्नर के बारे में इतनी बातें याद रखना है ना। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, तो देखिएगा, ही अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का जो चुनाव है या अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, उन लोगों को जो अपॉइंट करना है वो पावर भी किसके पास होती है, तो दैट पावर इज ऑल्सो एंजॉयज बाय द गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने पास अगला है चेयरमैन और मेंबर स्टेट फाइनेंस कमीशन। अपन पढ़ेंगे कमीशन सारे। स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य का वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो उनके मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं, उनका भी चुनाव या नियुक्ति करता है हमारा गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, अपॉइंटमेंट अकाउंट एडवोकेट जनरल जो हमारा लीगल ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, उसको भी अपॉइंट करता है हमारा गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो ही द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ही पुट सजेशन इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ, मतलब जब किसी राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जस्टिस सभी है ना, उनका जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वहां पर उनका जो है सजेशन किससे लिए जाते हैं, तो सजेशन लिए जाते हैं गवर्नर से। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देगा, ये बात यहां से याद रखना कि अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सजेशन किससे लेता है, सजेशन लेता है वो गवर्नर से। सॉरी, बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं हो रही यार। चलो देखो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, यहां लिखा है ही हिमसेल्फ इज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। खुद जो होता है ना, खुद हमारे जो जो हमारे गवर्नर होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं। कौन होते हैं, कुलाधिपति। ठीक है क्या, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अगर आपसे पूछा जाए, राज्य की जो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब ये कौन सी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होते हैं वो खुद गवर्नर होते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखना कि जब ये जो आपका समारोह वगैरह होता है ना, है ना, कॉन्वोकेशन वगैरह जब होता है तो गवर्नर जाते हैं, अक्सर जाते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो वो खुद कौन होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। और वहां के जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति जो होते हैं, कुलपति की नियुक्ति जो होती है वो गवर्नर करता है। ठीक है क्या, तो खुद कौन होते हैं, ये खुद यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं और डेप्यूटी चांसलर या वाइस चांसलर की नियुक्ति खुद गवर्नर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल नंबर 202, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 202। आप प्रीवियस वीडियो देख ही चुके हैं जिसमें मैंने आपको बजट के बारे में बताया है। बजट स्टेट का जो है वो कौन बनवाता है या किसके पास ये पावर होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्म और टू क्रिएट और टू इंट्रोड्यूस द बजट, वो होती है गवर्नर की। बजट बनाने का प्रावधान, बजट बनाने की शक्ति जो दी गई है वो संविधान ने किसको दी है, वो हमारे गवर्नर को दी है। गवर्नर के पास पावर है, ये इंट्रोड्यूस करवाता है, ये बोलता है किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी का नाम मैंने आपको बताया है, वो व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, आर्टिकल नंबर 202 है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अपने पास पॉइंट आता है जिसका नाम है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी पावर की ही बात चल रही है, गवर्नर के पावर है, इसीलिए स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहां से याद रखेंगे वो याद रखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल याद रखेंगे, स्टेट इमरजेंसी जो है इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 356 में, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, अब स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, और फिर ये गवर्नर का क्या रोल होता है वो समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि हमारे राज्य सरकार है, राज्य सरकार से सुपीरियर सरकार है हमारी केंद्र सरकार, और इन सभी से सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट की, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के जो निर्देश होते हैं, जो वो ऑर्डर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं या जो पॉलिसीज वो बनाते हैं, उनको और जो हमारा संविधान है, इन दोनों का पालन करे। क्लियर है क्या? घर का छोटा व्यक्ति होगा तो बड़े लोगों के ऑर्डर्स मानेगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो केंद्र सरकार की बात मानने के लिए बाध्य है, इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए बाध्य है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने। पर मान लीजिए कि किसी स्टेट में जो राज्य सरकार है वो ऐसे काम कर रही है कि ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानती है या फिर वो एक गलती और करती है कि वो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई पावर यूज कर रही है, मिस यूज कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके लिए मेंशन नहीं है उसको वो यूज कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाकर कोई काम कर रही है। ठीक है, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रही है। तो ऐसे केस में राज्य का राज्यपाल जो होता है वो एक चिट्ठी लिखता है टू दी प्रेसिडेंट। चिट्ठी लिखता है, बोलता है भाई साहब यहाँ की गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, अपने हिसाब से देख लो। क्या बोलता है? अपने हिसाब से देख लो। जब राज्यपाल ये लिख के देता है तो वहां के जो प्रेसिडेंट है, अपने प्रेसिडेंट वहां से क्या करते हैं? प्रेसिडेंट उस राज्य की जो सरकार है उस सरकार को निलंबित कर देते हैं या ये समझ लीजिए कि सरकार गिर जाती है अगर वो बात सही पाई गई। तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी जो है वो लागू होती है। ठीक, यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं स्टेट इमरजेंसी का। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक बताया है, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 356 इन विच द स्टेट इमरजेंसी इज मेंशन्ड। पहली बात, स्टेट इमरजेंसी के कुछ नाम और हैं। तो स्टेट इमरजेंसी जो है इसको आप जानते हैं कुछ और नाम से, जिसको आप कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसको आप क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। और इसी को आप बोल देते हैं गवर्नर्स रूल। इसी को आप क्या कह देते हैं? गवर्नर्स रूल। कभी कभार इसको बोल दिया जाता है गवर्नर का रूल। ठीक है, यहां पे बात। चलिए, अब प्रेसिडेंट रूल या रूल ऑफ गवर्नर कैसे होता है समझते हैं। अगर कोई राज्य सरकार बात नहीं मान रही है तो गवर्नर जो होगा, इसको समझना, गवर्नर जो होगा वो रिटर्न में, किस फॉर्म में? रिटर्न में देगा। किसको? रिटर्न में देगा प्रेसिडेंट को। रिटर्न में वो लिख के देगा प्रेसिडेंट को कि भाई साहब यहाँ की बात, ये गवर्नमेंट जो है ये बात नहीं मान रही है। अगर प्रेसिडेंट ने चेक किया, है ना, प्रेसिडेंट ने चेक किया और वो बात सही निकली तो उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी को क्या कर दिया जाता है? इंपोज कर दिया जाता है। ठीक है क्या? स्टेट इमरजेंसी को क्या कर दिया जाता है? इंपोज किया जाता है। अब ये समझते हैं कि ये क्या है ना। प्रेसिडेंट इंपोज करते हैं, गवर्नर गवर्नर जो होते हैं वो केवल लिख के देते हैं। इसके बारे में ये भी बात ध्यान रखना कि गवर्नर क्या करता है, तो गवर्नर केवल और केवल लिख के देता है ना। गवर्नर जो होते हैं वो केवल लिख के देते हैं और ये काम हो जाता है। अगर ये बात सही निकली तो, ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देगा तो नहीं मानेंगे, है ना। बात सही होना चाहिए कि गवर्नर जो बोल रहे हैं वो बात फैक्चुअली करेक्ट है, तब ये बात मानी जाती है। अब यहां से समझना, अब राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन लगते समय उस राज्य की सरकार गिर जाती है ना, विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो फिर सरकार अगर चली जाएगी तो राज्य कौन चलाएगा? तो इस समय रूल आता है प्रेसिडेंट का, है ना। यहां पर याद रखना है, इस समय जो है वो रूल किसका होता है? प्रेसिडेंट का। मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं राज्य आपातकाल के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान इसको बोलते हैं ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी। ठीक, क्या होता है? रूल किसका होता है? रूल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, मतलब इस समय राष्ट्रपति का शासन आ जाता है। किसका आ जाता है? राष्ट्रपति का शासन। लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति का शासन आए वो ठीक, लेकिन इसके बिहाफ राष्ट्रपति नहीं करता शासन, है ना। इस समय जो शासन दिया जाता है वो गवर्नर के हाथों में दिया जाता है। ठीक है, ऑन हिज बिहाफ, गवर्नर ऑफ स्टेट टुक चार्ज। ठीक है क्या ये बात, है ना। जो राज्य का गवर्नर होगा
वो वहां पर शासन करने लगता है और जितने आईएएस वगैरह होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी हेल्प लेता है यहां पर। ठीक। बड़े आगे। अब इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हम यहां पर पूरी बात पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में स्टेट इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है, कौन गवर्नर थे, कौन उस समय हमारे यहाँ के सीएम थे, वो सारी बातें करेंगे। ठीक, चलिए। अब एक और वर्ड है यहाँ पर, एक और टर्म है अपने पास, और दैट इज योर ऑर्डिनेंस। अगली टर्म क्या है? ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस को मैंने कल आपको छोटा सा बताया था, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अध्यादेश। इसको अपन क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है क्या? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है इसको समझते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये टेम्परेरी लॉ है। सिंपल शब्दों में ये क्या है? टेम्परेरी लॉ है, एक अस्थायी कानून है। बहुत सारी बातें हैं ऑर्डिनेंस के बारे में समझाने की, मैं समझाता हूं आपको वन बाय वन। देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कानून बनाने का काम होता है हमारी लेजिस्लेचर के पास। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर है। अब कानून बनता कैसे है ये समझते हैं, है ना? हम पहले ये समझेंगे कि कानून बनता कैसे है। ठीक, हाउ लॉज आर मेड। कैसे बनाए जाते हैं कानून? ठीक है, कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि एक बिल आता है, वो पास बिल आता है, या उसको पहले अपन बोलेंगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट होता है, ठीक। इसको पहुंचाया जाता है विधानसभा में। कहां पहुंचाया जाता है? विधानसभा। अपन मध्य प्रदेश की बात करेंगे, अपने यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा में। यहां से अगर ये पास हो गया, ठीक, तो इसको बोलते हैं, अब बोलेंगे इसको अपन, या जब इंट्रोड्यूस होता है तभी इसको अपन बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। ठीक, फिर ये जाता है आफ्टर आफ्टर पासिंग बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ठीक। हमारे राज्य की जो विधानसभा है, वो अगर उसको पास कर देती है तो वो जाता है देन गवर्नर के पास। किसके पास जाता है? गवर्नर के पास। ठीक, गवर्नर के पास जब जाता है तो गवर्नर या तो उसको क्या कर देगा? पास कर देगा। गवर्नर या उसको रिटर्न भेज देगा, या गवर्नर उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, या गवर्नर उसको होल्ड करके रख देगा। ऐसे अलग अलग पावर होती है, पर अपन को यहाँ पे देखना है कानून बनता कैसे है। तो गवर्नर ने मान लीजिए उसको पास कर दिया, गवर्नर उसको क्या कर दिया? गवर्नर ने क्या कर दिया? पास कर दिया। पास कर दिया तो ये लॉ बन गया, है ना? कानून बन गया। मैं यहां लिख रहा हूं कानून बन गया, समझे? है ना? तो अभी आपको समझ में आई क्या? हमारे यहाँ पे जो विधायिका है, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बना रही है कानून और गवर्नर से साइन करवा रही है। तो गवर्नर भी उसका पार्ट होता है। कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ है, उसमें गवर्नर इंक्लूड होता है। ठीक, कानून बन गया। अब इसका क्या करते हैं? तो कानून बनने के बाद इसको गजट ऑफ स्टेट या गजट में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का गजट होता है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सबका गजट होता है अपना। गजट में प्रस्तुत करते हैं। गजट मतलब एक तरीके का न्यूज़पेपर या सरकारी न्यूज़पेपर होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। पूरे लॉ को छाप दिया जाता है उसमें, और उस गजट को पब्लिश कर दिया जाता है, और उसमें डेट लिखी रहती है कि हमने इसको इतनी 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 तारीख को पास किया है, अब ये इतनी तारीख से इंप्लीमेंट होगा, है ना? तो गजट में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बाद, है ना, इसमें इसमें कानून के कानून लागू होने की डेट होती है, और लोगों को पता भी चले कि भाई साहब ये कानून आया है ना? एक तो डेट भी होगी और वहां पर ये भी पता चल जाता है कि ये कानून आया है, पूरा कानून उसमें लिख देते। तो इस तरीके से लॉ बनता है। अब समझिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये कानून बना रही है, पर हमने बोला था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना हमारी, वो हम लोगों ने इसलिए बनाई है ताकि हमारा काम हो, जनता जनता की बात सुने। जो नेता लोग हैं या जो हमारे प्रतिनिधि है, वो हमारी बात सुनना चाहिए। तो फिर ये कानून बनाते रहेंगे साल भर? नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक प्रावधान है, वो है सेशंस का प्रावधान, जिसके बारे में मैंने कल बताया था, है ना? सेशंस का प्रावधान है। सेशंस जो है, यहां पर याद रखना कि
वैसे तो 3 और 4 दोनों बोल सकते, 2 और 3 दोनों बोल सकते हो। मध्य प्रदेश में वर्तमान में और हमारी केंद्र सरकार में वर्तमान में जनरली 3 सेशन चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 3। एक चलता है मॉनसून, एक चलता है विंटर और एक चलता है बजट। तीनों चलते हैं, पर वैसे 2 के प्रावधान है। सेशन अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखते हैं तो यहां पर अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो है वो 3 है, सॉरी 2 है ना? 2 होना चाहिए मिनिमम। और क्या बोला उसने कि द गैप बिटवीन 2 सेशंस should not be more than should not be more than 6 months। मतलब जो 2 सेशन होंगे उनके बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस हिसाब से अगर देखा जाए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 साल में 2 हो सकते हैं। पर अगर अपन देखें, बट अगर अपन अभी देखें यहां पर, बट ट्रेडिशनली ठीक है, ट्रेडिशनली अगर अपन देखें तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 3 चलते हैं। ठीक, कितने हैं? 3 सेशंस है। ठीक, 3 सेशन कौन कौन से हैं? तो कल जिनकी बात की थी वो है आपके 3 सेशन। फिर से हमने एक बताया था, एक सेशन होता है आपका जो होता है लिख देता हूं मैं नाम यहां पर। 3 सेशन की बात कर रहे हैं तो तीनों सेशन के नाम लिख देते हैं फटाफट। एक होता है आपका विंटर सेशन, या मॉनसून से स्टार्ट करते हैं, मॉनसून सेशन। एक होगा आपका विंटर सेशन और एक होता है आपका बजट सेशन। ठीक, ये 3 सेशन होते हैं। अब इन 3 सेशन की बात करें तो इन 3 सेशंस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि, सुनिएगा, इन 3 सेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अलग अलग टाइम पे होते हैं। मतलब जैसे ये होते हैं कब? आपका मॉनसून सेशन की बात करें तो ये आएगा आपका जुलाई अगस्त में। ये कब आएगा? जुलाई अगस्त में। ठीक, फिर अगर अपन विंटर सेशन की बात करें तो ये आएगा नवंबर दिसंबर में। फिर अगर अपन बजट सेशन की बात करें तो ये आता है फरवरी और मार्च में। ये मध्य प्रदेश के लिए अगर अपन देखें तो फरवरी मार्च, और सेंटर के लिए देखें तो ये जनवरी फरवरी, जनवरी से या मार्च, फरवरी से अप्रैल तक होता है। फरवरी मार्च अप्रैल तक चलता है। ठीक, अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपको गैप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गैप किस किस में दिखाई दे रहे हैं? देखो ध्यान से, आपको यहां पर गैप दिखाई दे रहा है जनवरी का, सितंबर अक्टूबर गैप दिखाई दे रहा है, अप्रैल के बाद मई जून गैप दिखाई दे रहा है। इन गैप में अगर किसी राज्य में बहुत इमरजेंसी आ गई कि आपको यहां पर कानून बनाना ही पड़ेगा, तो उस केस में हमारे जो गवर्नर होते हैं उन गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो गवर्नर उस राज्य में क्या बना दे, एक कानून पास कर दे, जिसको अपन बोलते हैं अध्यादेश। इनमें जो गैप है, ये जो यहाँ पर गैप्स है ना, इस गैप में अगर कोई जरूरत पड़ गई कानून बनाने की तो उस समय हमारी पूरी, इसको बुलाया नहीं जाता है कि आप आओ और ये करो, है ना। हमारी पूरी जो विधानसभा है उसको बुलाया नहीं जाता, डायरेक्टली वहां पर जो आपके गवर्नर होते हैं वो अध्यादेश पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अध्यादेश पास कर देते हैं। समझ गए इतनी बात? एक सेकंड, आगे जगह है, चलो यही देखते हैं। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैप इन सेशंस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, है ना, ये भी समझना है। कौन सी इमरजेंसी? कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, वो स्टेट वाली की बात नहीं कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी गवर्नर कैन पास अ लॉ बाय हिमसेल्फ। ठीक है, वो एक लॉ को खुद पास कर सकता है ना, और उसी को बोलते हैं नोन एज ऑर्डिनेंस। ठीक है क्या? ऑर्डिनेंस, इसको लॉ ये बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के बारे में और बातें हैं, ठीक है, कुछ करेंगे। देखो थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, कहीं पे स्पेस हुआ तो। एक सेकेंड,
यहां पर करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स अपन और देख लेते हैं, यहां पर जरूरी पॉइंट्स जो हैं। समझना, जो अध्यादेश है, जो आपका ऑर्डिनेंस है, ठीक, प्लीज refer last page of list of गवर्नर। मैंने यहां लिख दिया है लास्ट पेज ऑफ गवर्नर पे, आप थोड़ा सा रेफर कर लो। देखो, ऑर्डिनेंस जो होता है ये, इसका कितने टाइम पीरियड तक रह सकता है, तो इट कैन लास्ट अप टू 6 मंथ्स। ठीक, 6 महीने तक रह सकता है, पहली बात। जैसे ही नई विधानसभा या नया सेशन आया, एज दी न्यू सेशन बिगिंस, है ना, जो नया सेशन स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट्स, it is passed in the house, it should be, है ना, it should be, ऐसा it is नहीं, it should be passed in the house within, इसको समझा रहा हूं मैं आपको, within 6 weeks, otherwise it will dissolve। 6 महीने तक पहली बात तो लागू रह सकता। पहला पॉइंट यहां से ये समझने लायक है कि ये कितने दिन तक लागू रह सकता है, तो ये 6 महीने तक लागू रह सकता है। अगर ये 6 महीने तक लागू रहता है और उसके बाद आपकी जो ये है ना, एक अगला सेशन तो आ ही जाएगा 6 महीने के अंदर, क्योंकि आप ही ने बोला है कि हमारे यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता सेशन के बीच। तो जब वापस आ जाएगा तो उसके कितने दिन के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर आपको उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको आपको फिर से लागू करवाना पड़ेगा, मतलब वहां पर पास करवाना पड़ेगा, और उससे फिर उसको परमानेंट बनाएंगे। अभी ये टेम्परेरी है ना, अभी ये काइंड ऑफ टेम्परेरी है, ठीक है, ये बात यहां पे, इसको आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ, काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ है ये, ठीक है। चलिए, फिर जब पास हो जाता है, इफ पास्ड देन इट इज बिकम परमानेंट। ठीक, इट बिकम्स परमानेंट, ऐसा आएगा, इट इज बिकम नहीं। समझ गए ना ये बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, इट बिकम्स परमानेंट लॉ। ये अध्यादेश होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसके बारे में आपको इतनी बातें याद रखना पड़ेगी, ये अध्यादेश के बारे में। चलो अब अपन वापस मूल पॉइंट पे आते हैं, अपने जो मूल बिंदु है, क्या पढ़ रहे थे अपन, अध्यादेश देख रहे थे, हो गया। इसके बाद आपको यहां पर आना है मध्य प्रदेश के गवर्नर्स, मध्य प्रदेश के गवर्नर, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ गवर्नर आपके सामने है। वही वाली बात फिर से आपको यहां पर याद रखना पड़ेंगे, कौन क्या है, कैसे क्या है ना। चलिए पढ़े, देखो, पहले व्यक्ति हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया इनके बारे में कि इस पट्टाभी सितार मैया, कौन है ये, पट्टाभी सितार मैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये व्यक्ति। पट्टाभी सितार मैया जो है मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर है, ठीक, 1956 11 मतलब 1 नवंबर 1956 को ये बनाए गए। फिर उसके बाद हरिविनायक पाटस्कर जी, फिर आपके केसी रेड्डी जी, पीवी दीक्षित जी। पीवी दीक्षित जी के बारे में आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एक पीवी दीक्षित जी, अभी एक और नाम आ रहे हैं, बताते हैं।
वो है गुरु प्रसन्न सिंह। ये जो एक्टिंग एक्टिंग लिखा है ना जीपी सिंह जी, ठीक है, ये गुरु प्रसन्न जी और ये जो पीवी दीक्षित जी हैं, इन लोगों के दोनों के नाम याद रखो। एक्टिंग तो लिखा ही लिखा है। ये व्यक्ति जो हैं, ये व्यक्ति जो हैं मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं। ये जीपी सिंह जी और आपके जो पीवी दीक्षित जी हैं, ये दोनों मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आएगा ये, ठीक। मैं यहां पर लिख दूं अगर चाहूं तो शॉर्ट में अभी, है ना। दोनों दोनों लोकायुक्त भी रहे हैं, ठीक, दोनों लोकायुक्त भी रहे हैं। क्लियर ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। सरला ग्रेवाल जी, सरला ग्रेवाल जी जो हैं फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक। अगर अब देखो पीएससी की वजह से ना ये थोड़ा सा एक पॉइंट डिफिकल्ट ये हो गया है कि अब यहां से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कब बनाई गई थी। 31/3/89, 31 मार्च 1989 से 6 फरवरी 1990, ये बात याद रख लेना है इनके बारे में, ठीक। चलिए बाकी सबके नाम याद रखो। राम प्रकाश गुप्ता जी हैं, है ना, फिर आपके ये महावीर भाई महावीर हैं, ये सब सब इनके नाम याद रखना है आपको। अभी मैं कुछ कुछ लोगों के नाम और बताऊंगा इसमें से। महमूद अली खान आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, है ना, जिनका नाम अपन को पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। और आपके और कौन आएगा, गुरु पीवी दीक्षित जी, ये आएंगे, नाम आएंगे अभी, समझिएगा, ठीक। 1977 के आसपास ये निरंजन नाथ वांचू जी जो हैं, वांचू जी ये आ सकते हैं, है ना। सीएम पुनाचा जी है, सुना, ये पुनाचा जी जो है सीएम पुना है जो, इनके बारे में बात करेंगे अपन, आगे चलेंगे। अभी आप केवल इनको इतना देखिए। ये है आपके गवर्नर, अभी रिसेंटली आपके पास मंगू भाई पटेल हैं, 8 जुलाई 2021 से हैं, चले जा रहे हैं ये। इनके पहले कौन थी, तो आनंदीबेन पटेल थी, ये बात ध्यान रख लेना। चीफ मिनिस्टर, यार एक कुछ पॉइंट्स और थे, एक सेकेंड इसके, हाँ ये है, ये आगे पीछे हो गया है, ये अपने गवर्नर के बारे में है। गवर्नर के फैक्ट्स हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया फाइल में, तो याद रखिएगा फैक्ट्स ऑफ गवर्नर। फैक्ट्स रिलेटेड टू किससे हैं, ये गवर्नर से रिलेटेड है। चलिए पहला, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश सरला अग्रवाल 1989 से 90 में, है ना। मैक्सिमम टर्म सर्विंग जो मध्य गवर्नर है वो जो है पाटस्कर जी, HV हरि विनायक पाटस्कर जी, वो है। द गवर्नर हु बोर्न आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर, भाई महावीर, नाम भाई दिया है, वो उनका जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। भाई महावीर जो है ये भारत में नहीं जन्मे थे, पर ये ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं जन्मे थे, भारत का ही पार्ट था लाहौर तब, है ना। तो ऐसी बात है ये, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन नीचे, द गवर्नर हु वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ना, कि मध्य प्रदेश में कौन जन्मे हैं। अब ठीक है, वो ट्रेडिशन बाद में बना है ना, कि अपन को बाहर वाले व्यक्ति को जो है वो गवर्नर बनाना है, लेकिन पहले जो आप याद रखेंगे वो तो अभी वांचू जी जो है, वांचू जी जो है वही अपने मध्य प्रदेश में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। अलग सा नाम दिख रहा है वांचू जी, मध्य प्रदेश में कोई नहीं होंगे, याद रखने का तरीका। सरला ग्रेवाल गवर्नर, ग्रेवाल गवर्नर, ग्रेवाल गवर्नर, पहली मध्य प्रदेश की महिला वो जो है। सबसे ज्यादा टाइम तक गवर्नर कौन रहेगा, हरि भगवान, भगवान हरि जी, है ना, हरि विनायक पाटस्कर जी, तो सबसे ज्यादा समय तक रहे। भारत में कौन नहीं जन्मे जिसका नाम ही महावीर है, महावीर अपने ही जन्मे है, लेकिन ये भारत से बाहर लाहौर में जन्मे इसका। जो मध्य प्रदेश में जन्मे वांचू जी, अजीबो गरीब यार, वांचू मध्य प्रदेश में कौन होता है, कोई नहीं होता, पर फिर भी वांचू जी मध्य प्रदेश के हैं। फिर बात करें दी गवर्नर हु वाज अपॉइंटेड फॉर द मैक्सिमम टाइम, तो वो है आपके भगवत दयाल शर्मा जी। भगवान है, बार बार उन्हीं का तो सुमिरन करोगे, भगवत दयाल शर्मा जी सबसे ज्यादा बार अपॉइंटेड गवर्नर की अगर अपन बात करते हैं तो वो आते हैं भगवत दयाल शर्मा जी। क्लियर है ये बात यहां तक, ठीक। उसके बाद बात करेंगे अगर अपन नीचे नेक्स्ट अपने पास फैक्ट्स में, तो देखो, ठीक, नेक्स्ट है अपने पास द गवर्नर एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उस समय के गवर्नर कौन थे, तो भाई महावीर जो थे, भाई महावीर उस समय के मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ठीक है ये बात, है ना। तो ऐसे याद रखना कि इन्होंने मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ अलग करवा दिया, इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश में जन्मे नहीं थे ना, भारत में जन्मे नहीं थे, इसलिए डिवीजन करवा रहे थे, केवल याद रखने के लिए। बाकी व्यक्ति बहुत अच्छे थे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन याद रखने का तरीका बताता हूं कि ये
इसलिए यहां पर याद रखना है भाई महावीर, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश में तो मतलब भारत में तो जन्मे नहीं है, तो भारत में नहीं जन्मे तो भारत का सेपरेशन चाहेंगे, सेपरेशन भारत का नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बना, इसलिए याद होगा। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नर हु डाइड ड्यूरिंग द ऑफिस, आरपी गुप्ता जी। मैंने अभी कहा राम प्रकाश गुप्ता जी का नाम आने वाला है। ऑफिस के टर्म के ड्यूरिंग, मतलब वो जिनकी डेथ होती है वो होते हैं आरपी गुप्ता जी या राम प्रकाश गुप्ता जी। 2004 में ये हुआ। ये तब मध्य प्रदेश के गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहे थे और उनकी डेथ हो जाती है। अब द गवर्नर डाइड ड्यूरिंग द ऑफिस इज लालजी टंडन ऑल्सो, है ना। अब ऑफिस के टाइम पर ही जिनकी डेथ हुई वो लालजी टंडन भी हैं। अभी आपके पास लिस्ट जो है ना उसमें मैंने आपको ये नाम भी लिया था और बोला भी था कि लालजी टंडन का नाम आएगा। ये रहे लालजी टंडन, बीमार थे ये, और उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल को आपने गवर्नर बना के रखा था। देखो ये लिखा है ना 21/7/2020, क्लियर है ये बात। तो इनकी जो डेथ है वो ऑफिस के टाइम पर हुई है, किनकी, लालजी टंडन की। आरपी गुप्ता जी भी 2004 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन लालजी टंडन के अलावा, द गवर्नर हु वाज आल्सो लोकायुक्त एंड चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो हर किसी के बस की बात नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लिक करना। तो पीवी दीक्षित जी लोकायुक्त भी हैं, लोकायुक्त भी हैं, ये अपने यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश भी हैं। ये लोकायुक्त भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश भी हैं और गवर्नर भी हैं। ठीक है, पीवी दीक्षित जी। नेक्स्ट बात करेंगे, द गवर्नर एट द टाइम ऑफ भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी। ठीक है, भगवान ने उस समय ट्रेजेडी लाई क्योंकि वहां पर चंडी देवी थी। आदमी अंकल हैं ये, है ना, लेकिन नाम याद रखना के एम चांडी जी। चांडी जी की वजह से चंडी जी याद रखेंगे, चंडी देवी, है ना। ट्रेजेडी आई थी तो बिल्कुल ऐसी आई थी ना, तो देवी चंडी को सब याद कर रहे थे, याद रखेंगे। द गवर्नर हु वाज आल्सो स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो गवर्नर बने, बलराम जाखड़ जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर जो स्पीकर भी थे, बलराम जाखड़ जी थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, द गवर्नर अपॉइंटेड इन दी मिनिमम एज, सरला अग्रवाल जी 61 साल की थी और इनको गवर्नर बनाया गया। सबसे कम एज में गवर्नर बनने वाली लेडी, लेडी से मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो गवर्नर बना हो मध्य प्रदेश में सबसे कम एज में, वो कौन थी, तो सरला ग्रेवाल जी थी। और सबसे ज्यादा समय में तो जिनकी डेथ हो जाती है बाद में, वो राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव, यादव जी गुप्ता जी, अच्छा सॉरी, ये राम नरेश यादव जी जो हैं 83 ईयर में बने और आरपी गुप्ता जी जो हैं वो अलग हैं। या यादव जी हैं वो गुप्ता जी हैं। देखो याद रखने का तरीका है, कैसे याद रखोगे, यादव जी कृष्ण भगवान से हैं, कृष्ण भगवान लंबे समय तक जिए ऐसा कुछ याद रख के, तो 83 ईयर में सबसे बुढ़े हो गए थे तब इनको गवर्नर बनाया गया, राम नरेश यादव जी। और आरपी गुप्ता जी, गुप्ता जी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी ऑफिस। सबसे कम समय में कौन बनी, सबसे कम एज में कौन बनी, सरला अग्रवाल जी बनी। कौन जो है वो स्पीकर भी रहा है हमारे यहाँ का और गवर्नर भी रहा, बलराम जाखड़ जी। भोपाल गेस्ट डेडी के टाइम पे कौन हमारे गवर्नर थे, के एम चांडी जी। पीवी दीक्षित जी कौन कौन है, तो गवर्नर भी है ये व्यक्ति अपने यहाँ का, स्पीकर भी है ये व्यक्ति अपने यहाँ का, जो है वो सॉरी लोकायुक्त भी है और चीफ जस्टिस भी है। लालजी टंडन जी और आरपी गुप्ता जी की जो है वो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग ऑफिस। उसके बाद बात करेंगे अगर अपन मध्य प्रदेश की पहली, तो सरला अग्रवाल। सबसे ज्यादा समय तक हरिविनायक पाटस्कर जी। भारत में जो नहीं जन्मे, भाई महावीर। जो मध्य प्रदेश में जन्मे, वांचू जी। भाई भगवत दयाल शर्मा जी जो है, इनके बारे में फैक्ट याद रखना है कि मैक्सिमम टाइम किनको अपॉइंट किया गया है, ये फिर नहीं है, फॉर है, फॉर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, लॉन्गेस्ट टर्म, ये बात जो हो रही है ड्यूरेशन की हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, ड्यूरेशन। और ये जो बात हो रही है ये नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स की बात है। ठीक है क्या ये बात, चलिए